हेलो एवरीवन। तो ये हमारी आज साइंस की दूसरी क्लास होने वाली है। पहली क्लास के अंदर हम जो परमाणु और अणु वाला लेसन था उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैसे, अगर हमें किसी भी एलिमेंट का सिंबल दे दिया जाए तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वहां तक हमने इसको पहले लेसन को कर लिया था। आज हम उससे आगे इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो कल हमने दो लॉज भी पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने निश्चित अनुपात का नियम और एक पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो उसी के ऊपर ये दो क्वेश्चन आए हुए हैं। एक क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड, अब मैंने कल भी बताया था आपको कि आपको वो फॉर्मूला लिख कर नहीं देगा। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है तो आपको लिखना आना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात होगा। तो ये हमने कल निकाला था 3:8 आया था। ऐसे ही मैग्नीशियम सल्फाइड यानी MgS के पास में आपको क्या बताना है, मैग्नीशियम और सल्फर का भार यानी द्रव्यमान। भार और द्रव्यमान अपने केमिस्ट्री में एक ही बात है, ठीक है। तो क्या करना है, हमें अनुपात बताना है। तो 3:4 आया था। ये दोनों क्वेश्चन मैं कल जब मैं आपको निश्चित अनुपात का नियम पढ़ाया था तो हमने वहां पे कवर कर लिए थे। ऐसे ही अगर हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे तो हमें बहुत से एलिमेंट के मास याद होंगे, तो हम और भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में वो है परमाणु मॉडल्स। परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल में हम पहला जो मॉडल है वो है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो इस सिद्धांत की कुछ मेन मेन बातें हैं जो हमें याद रखनी है, क्योंकि स्टेटमेंट का क्वेश्चन भी आ सकता है कि अब जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस का लेवल बढ़ रहा है, तो इन क्वेश्चनों के लेवल की अगर बात करें तो इनमें भी स्टेटमेंट के क्वेश्चन बन सकते हैं कि निम्न में से डाल्टन के अकॉर्डिंग परमाणु सिद्धांत की बात नहीं है या है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो कुछ बातें हैं हमें वो समझनी है और याद रखनी है। तो क्या क्या बातें हैं, पहली बात यह है कि डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या है, परमाणु है वो क्या है, अविभाज्य है। परमाणु क्या है, अविभाज्य है। मतलब हम परमाणु को उससे छोटा, उसमें कोई भी डिवाइड नहीं कर सकते। सबसे छोटे से छोटा जो कण है वो क्या है हमारे पास में, एटम ही है, उससे छोटा कुछ नहीं है। और इस परमाणु को हम क्या है, न तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, और न ही इसे नष्ट कर सकते हैं। यानी इसे इसे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे परमाणु की। इसे किसी भी इसे किसी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, इसे किसी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ना तो बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है। और क्या बात है, ये कहता है कि अगर हम एक तत्व की बात करें, डाल्टन क्या कह रहा है कि एक ही तत्व, मतलब अगर अपने हाइड्रोजन एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो उस एलिमेंट के पास सारे के सारे किस टाइप के परमाणु होंगे, किस प्रकार के एटम होंगे, तो हाइड्रोजन एटम ही होंगे। यानी एक ही तत्व के पास केवल एक ही प्रकार के परमाणु क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये मैं लिख देता हूं फिर भी, वैसे ही याद रखने वाले थे। यानी किसी किसी एक तत्व के पास
किसी एक तत्व के पास उपस्थित सभी परमाणु समान होते हैं। इस बात का मतलब क्या हुआ? यानी हम ये बात तो समझने के लिए कि किसी एक ही तत्व के पास उपस्थित सभी परमाणु क्या होंगे? समान होंगे। वो स्टेटमेंट में जब लिखेगा तो इतनी सिंपल भाषा नहीं लिखेगा, वो साइंस की लैंग्वेज में लिखेगा। तो केमिस्ट्री की भाषा के अंदर अपने इसी बात को किस तरीके से लिख सकते हैं कि जो तत्व के पास, यानी तत्व के पास उपस्थित तत्व के पास उपस्थित परमाणुओं के रासायनिक गुणधर्म व द्रव्यमान, रासायनिक गुणधर्म व द्रव्यमान क्या होते हैं? समान होते हैं। अब यही हमने ऊपर वाली लाइन लिखी थी, ये वाली लाइन, कि एक तत्व के पास जो परमाणु होंगे वो क्या होंगे? समान होंगे। अगर वो परमाणु समान है तभी तो उनके रासायनिक गुणधर्म, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है? सेम है। अगर वो अलग अलग होते तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती। तो उसको इतनी सिंपल लैंग्वेज में नहीं लिख के वो इसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जब लिखेगा तो इस तरीके से लिखेगा। तो ये भी हमें क्या रखना है? बात को याद रखना है। और एक और मेन बात कि परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। अकेला एटम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इस बात का मतलब ये है। तो ये हमें याद रखना है, किसके अकॉर्डिंग है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अकॉर्डिंग कुछ बातें हैं। तो हम परमाणु मॉडल्स पढ़ रहे हैं, एटम मॉडल्स पढ़ रहे हैं, उनके अंदर पहला मॉडल डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है। मेन मेन बातें कि परमाणु क्या है? सबसे छोटे से छोटा जो पार्टिकल जिसे और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। इसे नए तो बनाया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा, नहीं इसे नष्ट किया जा सकता है। तो क्या होगा? तो इसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे अपने। और किसी एक तत्व के पास जितने भी परमाणु होंगे, एक एलिमेंट के पास जितने भी परमाणु होंगे वो सारे सेम होंगे। यानी किसी एलिमेंट के पास जो एटम्स हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज और उनका मास है वो क्या होगा? सेम होगा। और कभी भी कोई एक अकेला एटम एग्जिस्ट नहीं करता है। ये किसके अकॉर्डिंग बातें हैं? तो ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के अकॉर्डिंग बातें हैं। ऐसे ही हम दूसरा मॉडल पढ़ रहे हैं। दूसरा मॉडल है थॉमसन का परमाणु सिद्धांत। थॉमसन का परमाणु सिद्धांत। तो जे थॉमसन का परमाणु सिद्धांत ये क्या कहता है कि जो एटम है ना, परमाणु, वो क्या है? परमाणु एक धनावेशित यानी पॉजिटिव चार्ज वाला धनावेशित गोला है, स्पीयर है, जिसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं। और किस तरीके से बिखरे हुए हैं? जैसे एक तरबूज के अंदर बीज जिस तरीके से बिखरे हुए होते हैं उस तरीके से। इसे थॉमसन का परमाणु सिद्धांत या इसे तरबूज मॉडल भी कहते हैं। यह भी याद रखना है, वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं? वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, एक और नाम है इसी मॉडल का, वो है प्लम पुडिंग मॉडल। तो ये इसी मॉडल के नाम है। यानी जो हमारा एटम है उसे हम एक स्पीयर मान लें, तो उस स्पीयर के ऊपर जो सरफेस है वहां पे कौन सा चार्ज है?
पॉजिटिव चार्ज है, पूरा का पूरा स्फीयर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और उसके बीच में कहीं हर जगह पर कहीं-कहीं पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स बिखरे हुए पड़े हैं, जैसे कि एक तरबूज के अंदर क्या बिखरे हुए रहते हैं, बीज बिखरे हुए रहते हैं। क्या ये बात याद रह जाएगी? एक और बात इसी में कि परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। यानी उसके पास नायन मतलब प्रोटॉन इक्वल होंगे किसके, ऋणायन यानी इलेक्ट्रॉन के। ये बात सबसे मेन कहां से पता चलती है, थॉमसन के परमाणु मॉडल से पता चलती है। क्या ये दोनों बातें याद रह जाएंगी? सिंपल सिंपल है कि एक हमने पढ़ा डाल्टन का परमाणु मॉडल और एक पढ़ा हमने थॉमसन का परमाणु मॉडल। डाल्टन कहता है कि परमाणु को और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसे किसी भी एटम को न तो किसी केमिकल रिएक्शन द्वारा बनाया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, और एक एलिमेंट के पास जितने भी एटम होंगे वो सारे के सारे सेम होंगे, और कोई भी एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा। और थॉमसन का मॉडल क्या कहता है कि परमाणु एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाला स्फीयर है, जिसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज बिखरा हुआ पड़ा है, कहीं एक जगह फिक्स नहीं है। और सबसे मेन कि परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है, इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है, मतलब इसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कौन बताता है, थॉमसन का परमाणु मॉडल बताता है। कुछ कुछ बातें जो आपको याद रखनी है, वो एक है कि जो नाभिक होता है उसके अंदर कौन कौन एग्जिस्ट करेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे, और इसका जो साइज है यानी नाभिक का जो आकार है वो कितना होता है, तो वो होता है 10 की पावर माइनस 15 मीटर का, 10 की पावर माइनस 15 मीटर, या इसे कहेंगे 10 की पावर माइनस 13 सेंटीमीटर का, या इसे 10 की पावर माइनस 15 मीटर का मतलब है फर्मी। कितना, फर्मी। ये आपको पहली बात है नाभिक के लिए याद रखनी है। ऐसे ही जो परमाणु होता है उस परमाणु की जो त्रिज्या है वो कितनी होती है, तो वो होती है 10 की पावर माइनस 10 मीटर, और नाभिक की त्रिज्या कितनी थी, 10 की पावर माइनस 15 मीटर, दोनों को याद रखना है, ठीक है। और 10 की पावर माइनस 10 मीटर क्या है, परमाणु त्रिज्या, ये वाली बात। ये दोनों बातें आपको क्या रखनी है, नाभिक और परमाणु, नाभिक में कौन कौन से हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और परमाणु त्रिज्या क्या होती है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर के ऑर्डर की होती है, ठीक है। अब अगर मैं परमाणु के सेंटर के अंदर क्या होगा, नाभिक, और इस नाभिक के चारों ओर क्या होंगे, तो ये वर्ताकार पाथ बना रहा हूं, इन वर्ताकार पाथ को कहते हैं कोस। क्या कहते हैं, कोस, और इन्हें रिप्रेजेंट करना है स्मॉल एन से, और एन की जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। कोस या कक्षा एक ही बात है। यदि n का मान 1 है, अब जो मैं बातें लिख रहा हूं वहां से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन हमें लेसन परमाणु और अणु लिखा हुआ है, तो अब जो क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से बनेंगे, डायरेक्ट न पूछ के वो थोड़ा सा अब डीप क्वेश्चन जब पूछेगा। तो यानी n का मान यदि मैं 1 रखूं, कोस का मान क्या है, 1 है, तो उस n बराबर 1 कोस को, कोस यानी शेल को हम कहेंगे k कोस। क्या नाम दिया गया है, k कोस, ठीक है। यदि n का मान 2 रखा जाए तो उसे नाम दिया गया है l, कैपिटल कोस। अब स्मॉल नहीं लिखना है, कैपिटल एल लिखना है, स्मॉल भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। यदि n का मान 3 लिखा जाए तो उसे कहेंगे m कोस, और यदि n का मान 4 लिखा जाए
तो उसे कहेंगे n कोस, KLM n कोस। ठीक है। अब एक कोस के पास क्या होंगे? कक्षक। यानी यदि हमारा कोस पहला है तो उसके पास में कक्षक कौन कौन से हो सकते हैं? तो अच्छा, कोस और कक्षक, क्योंकि इतना डीप अब आएगा तो क्वेश्चन यहीं से आएगा, इसलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। वैसे ये 11th, जब साइंस 11th की क्लास के अंदर जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे वहां से ये चीजें शुरू होती है वापिस से। 9th में इतना है नहीं, फिर भी थोड़ा सा कर, क्योंकि हमें क्वेश्चन सही करने हैं। तो कोस और कक्षक दो शब्द आ रहे हैं। तो कोस क्या है? ये जो इसके चारों ओर ये वृत्ताकार हमने भी पथ बनाया है, तो इसे क्या कहते हैं? कोस। इस कोस पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। यानी नाभि के चारों ओर जहां पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा उसे क्या कहेंगे? कोस। अब वो चक्कर लगा रहा है तो वो चक्कर लगाता हुआ यहाँ पे है या यहाँ पे है या यहाँ पे है या यहाँ पे है, तो कहाँ पे है? तो ये चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन के संभावना, इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना जहां सबसे अधिक है उसे हम क्या नाम देते हैं? कक्षक नाम देते हैं। दो बातें, नाभि के चारों ओर का वो स्थान या वो पाथ या वो रास्ता, वर्ताकार रास्ता जहां पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे कोस कहते हैं। लेकिन वो स्थान जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना सबसे ज्यादा है उसे क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं। तो जो अगर पहला कोस है तो उसके पास जो कक्षक होगा उसे क्या कहेंगे? एस कक्षक। जो दूसरा कोस है उसके पास एस कक्षक और पी कक्षक, दो प्रकार के कक्षक पाए जाएंगे। जो तीसरा कोस है उसके पास एस, पी और डी कक्षक पाए जाएंगे। और जो चौथा कोस है उसके पास एस, पी, डी और एफ कक्षक, चार कक्षक। ठीक है। अब ये कैसे आए, कहां से आए? ये क्योंकि ये 11th केमिस्ट्री की बात है तो मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ, फिर क्लास ये बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। और हमें क्योंकि क्वेश्चन एक ही अटेम्प्ट करना है, एक से ज्यादा इसके बाद जब मैं केमिस्ट्री करवाऊंगा इसी चैनल के ऊपर तो आपको ये शुरू से मैं वापस से करवाऊंगा। लेकिन अभी के लिए क्योंकि हमें जनरल साइंस वाले पोर्शन में ये क्वेश्चन सही करना है तो आपको ये बातें, पहले कोस के पास जिसे के कोस कहते हैं एक कक्षक होगा एस कक्षक। दूसरे कोस को जिसे एल कोस कहते हैं दो कक्षक होंगे एस और पी कक्षक। तीसरा कोस जिसे एम कोस कहते हैं तीन कक्षक होंगे एस, पी, डी कक्षक। चौथा कोस जिसे एन कोस कहते हैं कितने कक्षक होंगे? एस, पी, डी, एफ कक्षक। इतनी बात बहुत ही आसान है। एक को पहला कोस है तो एक ही कक्षक है, दूसरा कोस है तो दो कक्षक है, तीसरा कोस है तो तीन कक्षक है, चौथा कोस है तो चार कक्षक है। एक अकेला कौन सा होगा? एस, एस पी, एस पी डी, एस पी डी एफ। अब इन कक्षकों की संख्या लिख रहा हूं मैं, कक्षकों की संख्या। तो अगर आपसे बोले एस कक्षक तो इनकी संख्या होती है एक। पी कक्षक तो इनकी संख्या होती है तीन। डी कक्षक तो इनकी संख्या होती है पांच। और एफ कक्षक तो इनकी संख्या होती है सात। एस, पी, डी, एफ चार कक्षक है। चारों के मैंने कितने नंबर होंगे? एस कक्षक की संख्या एक ही होगी, पी कक्षक की तीन होगी, डी कक्षक की पांच होगी, एफ कक्षक की सात होगी। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन बनेगा वो सही हो जाएगा, पक्का गारंटी के साथ। कैसे सही होगा? तो देखना कि पहली बात, एक कक्षक में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम दो। तो मैं आपको कहूं कि आप बताओ एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो आप कहोगे जी एस कक्षक होता तो एक ही है। अच्छा, ये एक ही होता है। अगर ये एक ही होता है
और एक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो टोटल s कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? तो आप कहोगे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगर मैं आपको कहूं कि p कक्षक, तो आप क्या कहोगे कि p कक्षक तो 3 होते हैं, एक में 2 आ सकता है, तो 3 में कितने आएंगे? तो हम कहेंगे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। अगर हम कहें डी कक्षक, तो आप कहोगे डी कक्षक तो ना 5 होते हैं, और 5 डी कक्षक होते हैं, एक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 5 में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। एफ कक्षक, एफ कक्षकों की संख्या होती है 7, एक में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 7 में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्वेश्चन बड़ा सिंपल आएगा कि देखो, कोस पहला है तो एस कक्षक है, दूसरा कोस है तो एसपीडी है, तीसरा कोस है तो एसपीडी, चौथा तो एसपीडीएफ। आपको ऐसे लिखेगा कि 2p कक्षक में इलेक्ट्रॉन। अब 2p का मतलब ये नहीं है कि 2p कक्षकों में इलेक्ट्रॉन, ये 2 है ना, ये कोस को बता रहा है। जो इस p के आगे जो लिखा वो कोस को बता रहा है, यानी ये जो दूसरा कोस है ना, इस कोस में ये जो p कक्षक है, इस p कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोस के p कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो चाहे p कक्षक किसी भी कोस का हो, p कक्षक कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो 2p कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? तो आप कहोगे 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जी, सीधी सी बात। अच्छा, आपको कहे कि 2s कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? तो आप कहोगे 2 तो दूसरा कोस है, दूसरे कोस में s कक्षक की बात हो रही है, और s कक्षक तो एक ही होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। क्या 2d हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दूसरे कोस में d हमने लिखा ही नहीं है, तो इसकी तो बात ही नहीं हुई। लेकिन 3d तो हो सकता है, तो 3d कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो d कक्षकों की संख्या 5 होती है, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बहुत आसान है। एक बार आपने इसको लिखा और फिर ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। अगली बात कि एक कोस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एक कोस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? तो 2n की स्क्वायर। यदि मैं लिखूं n बराबर 1, यानी पहला कोस, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो आप कहोगे 2 के गुणा में 1 की स्क्वायर, यानी 2 गुणा में 1, यानी कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहले कोस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। यदि हम कहे n बराबर 2, यानी दूसरा कोस, तो 2 गुणा में 2 की स्क्वायर, यानी 2 गुणा में 4, कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। यदि n बराबर 3 पूछा जाए, तो 2 गुणा में 3 की स्क्वायर, तो 2 गुणा में 9, यानी 18 इलेक्ट्रॉन। यदि n का मान 4 लिखा जाए, तो 2 गुणा में 4 की स्क्वायर, 2 गुणा में 16, यानी 32 इलेक्ट्रॉन। ऐसे 5, 6, 7 कितना भी पूछ ले, किसी भी कोस के लिए पूछ ले, हम उसके पास में इलेक्ट्रॉन बता देंगे कि उस कोस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। इतनी बात में किसी को कोई शंका हो, तो वो शंका तभी दूर होगी जब हम प्रैक्टिस करेंगे, और कोई रास्ता नहीं है। ऐसे n बराबर 5, n बराबर 6 के लिए हमें क्या करने होंगे कि सॉल्व करना है। और अगर नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि हमसे ये वाला सॉल्व नहीं हुआ, हम दोबारा से कर लेंगे। इतनी कहानी किसकी है? ये सारी बातें परमाणु से संबंधित। अब क्योंकि लेसन का नाम परमाणु और अणु है, तो अणु पे हम थोड़ी सी बात लिख लेते हैं। भी अणु क्या होता है? मॉलिक्यूल क्या होता है? तो हमने क्या लिखा भी किसी भी तत्व का सबसे परमाणु को क्या लिखा था कि परमाणु क्या है? सबसे छोटे से छोटा कण है जिसे और डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात हमने और लिखी थी कि परमाणु का कोई भी ना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, लेकिन अणु में
यही बात क्या करेगा भी, फिर वो कोई भी जो अगर स्पीसीज एग्जिस्ट कर रही है तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, तो वो या तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में है या कंपाउंड की फॉर्म में है। तो अणु, तो अणु क्या होता है भी, किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण, किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो जो स्वतंत्र अस्तित्व में हो, क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। अच्छा, क्या अणु के पास एक ही प्रकार के परमाणु होंगे या अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं? तो दोनों बातें हैं। तो दो या दो से अधिक, मिनिमम तो दो होने ही चाहिए, या दो से अधिक समान या असमान, दोनों बातें सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। समान या असमान परमाणुओं से मिलकर बनी स्पीशीज, मिलकर बनी स्पीशीज क्या कहलाती है, अणु कहलाती है। अच्छा, जैसे हमने परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान की बात की थी, वैसे ही यहाँ पे एक शब्द और आ जाएगा, अणु भार। तो अणु भार क्या होगा, तो अणु किससे मिलकर बना हुआ है, परमाणुओं से, तो परमाणु भारों का योग क्या बन जाएगा, अणु भार। परमाणु भारों का योग का मतलब क्या होगा, उस अणु का अणु भार। ठीक है, तो ये थे परमाणु और अणु की बातें। अब तीन नई बातें हैं, एक है तत्व, एक है यौगिक, और एक है मिश्रण। तीनों में क्या क्या फर्क है, और कैसे आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन से तत्व है, कौन सा यौगिक है और कौन सा मिश्रण है, तो आप कैसे इसको क्या कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। तो पहली मैं बात लिख रहा हूं, वो है तत्व क्या होता है। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ, या स्पीशीज, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ या स्पीशीज, जिसे जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थ में विभाजित न किया जा सके, क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं ना, हाइड्रोजन एलिमेंट, इसका मतलब इस हाइड्रोजन तत्व के पास बहुत सारे क्या है, हाइड्रोजन परमाणु हैं, और इन हाइड्रोजन परमाणुओं को क्या कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। ये हाइड्रोजन तत्व है। अच्छा, ये परिभाषा किसने दी है, तो हमने पहले एक साइंटिस्ट का नाम पढ़ के आ चुके हैं, वो है लेवेशियर।
ये डेफिनेशन किसने दी है? लेवेशियर नाम के केमिस्ट ने दी है। ठीक है, इतनी बात में कोई भी अगर डाउट हो, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, फिर भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, अपने इसको फिर से कवर कर लेंगे। अब ये तत्व है ना, कई प्रकार से क्लासिफाई किए हुए हैं। एक होते हैं धात्विक तत्व, ठीक है, जिसमें क्या आएगी? धातुएं ही आएगी। एक होते हैं अधात्विक तत्व, और एक होते हैं, वो होते हैं आपके उपधातुएं। उपधात्विक तत्व लिख लो या उपधातु लिख रहा हूं, ठीक है, तीन बातें हैं, धातु है, धातु और उपधातु। अच्छा, ऐसे धातुएं अगर कोई केमिस्ट्री बैकग्राउंड से, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको पीरियोडिक टेबल याद होगी तो वो आराम से उनको क्लासिफाई कर देगा, कौन सी धातु है, कौन सी अधातु है और कौन सी उपधातु है। फिर भी इनके ऊपर क्वेश्चन कौन सा बनेगा? तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि जो धातुएं हैं, तो सबसे हल्की धातु पूछे, सबसे हल्की धातु कौन सी है? एक तो ये वाला क्वेश्चन। एक है कि क्रियाशील कौन सी है, तो सबसे हल्की पूछे तो कौन सी है? तो लिथियम है। इसका नाम क्या है? लिथियम। क्रियाशील कौन सी है? सबसे ज्यादा क्रियाशील। और एक तीसरी बात है, सबसे ज्यादा अपचयन विभव, मैक्सिमम जिसका अपचयन विभव हो। अब अपचयन विभव क्या होता है, तो इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आप ये तीनों बातें याद रख लेना। ये तीनों बातें किस पे लागू होगी? ये तीनों बातें ही लिथियम पर लागू होगी। पहली तो बात यहां तक। ऐसे ही आपसे पूछे भी अधात्विक कौन कौन सी है, तो इस अधात्विक के अंदर एक दो बातें हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा किसकी है? तो वो Cl की है, क्लोरीन की। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणता किसकी सबसे ज्यादा है? विद्युत ऋणता मैक्सिमम किसकी है? तो वो फ्लोरीन की है। ये क्लोरीन है और ये फ्लोरीन है। ये सिंपल सिंपल बातें आपको क्लासिफिक। वैसे धातुओं की पूछे कौन सी धातुएं होती है, तो धातुएं वो होती है जो विद्युत की चालक होती है, और जिनसे चादरें वगैरह बनाई जा सकती है, जिनसे तार बनाए जा सकते हैं, जो उष्मा की चालक होती है, जो ठोस होती है। लेकिन द्रव कौन सी है? एक और बात, धातुएं ठोस होती है, लेकिन कमरे के ताप पे द्रव पूछे तो मर्क्यूरी है। ये वाला भी याद रखना है, मर्क्यूरी। ठीक है, ऐसी अधातुएं क्या होती है कि धातुओं की ये लगभग ठोस द्रव गैस तीनों फॉर्म में पाई जा सकती है। ऐसी अधातु जो चमकीली है, तो आयोडीन है। चमकीली, वैसे चमकीली धातुएं होती है, लेकिन चमकीली अधातु पूछे तो कौन है? आयोडीन। ठोस I2 क्या है? चमकीली अधातु है। हीरा भी है, जो अधातु में आता है, वो भी चमकीला है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट जो पूछे जा सकते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको क्या रखना है? याद रखना है। सिंपल सिंपल बात। अब एक अपने थोड़ा सा यौगिक और मिश्रण के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यौगिक क्या होता है और मिश्रण क्या होता है? सिर्फ डेफिनेशन का ही फर्क है, और डेफिनेशन में बहुत सारी केमिस्ट्री की लैंग्वेज है, उसी को ही याद रखना है, क्योंकि वो पूछेगा निम्न में से यौगिक का गुणधर्म नहीं है, निम्न में से मिश्रण का गुणधर्म नहीं है, तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। तो वह शुद्ध पदार्थ जो दो या जो दो या दो से अधिक
वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात, ये वाली बात याद रखनी लाइन, निश्चित अनुपात, निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करने से, यानी केमिकली जब उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तभी बनेगा। रासायनिक संयोग से बने क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाता है। तो मिश्रण क्या होता है फिर? तो यहाँ पे निश्चित की जगह पर क्या आ जाएगा? जब भी अनिश्चित मात्रा में दो या दो से अधिक तत्वों से मिला पदार्थ, तत्वों से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। सिंपल है। एक में आपका जब फिक्स कंपोजिशन होगा तभी, जब और उनके बीच में केमिकली बॉन्ड फॉर्म होगा तभी बनेगा। और एक मिश्रण क्या है? ऐसे ही बिना कोई निश्चित रेशो के अंदर जब मिलाया जाए तब बनेगा। ये दो टाइप का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। एक है समांगी मिश्रण और एक है विषमांगी मिश्रण। तो अब ये क्या हुआ समांगी मिश्रण? तो यदि हमारे पास जितने भी उस जिनसे वो मिश्रण बना हुआ है, जितने अवयवों से मिलकर मिश्रण बना है, उनकी सेम एक ही प्रावस्था है, यानी आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो कि कहां पे एक खत्म हो गया और दूसरा शुरू हो गया, तो वो क्या है? समांगी है। और यदि एक से ज्यादा प्रावस्थाएं हैं तो वो क्या है? विषमांगी है। यानी इसमें क्या होगी? भिन्न भिन्न प्रावस्था। तो अपने क्या कहेंगे? विषमांगी कहेंगे। उदाहरण के लिए आपको क्या बोला जाए कि आप ना एक गिलास के अंदर पानी के अंदर चीनी घोल लो या पानी के अंदर नमक डिजोल्व कर लो, तो आप उस पानी का कोई भी हिस्सा लेना, उसके अंदर सेम मात्रा के अंदर अगर आपने पूरा नमक या शुगर घोला हुआ है तो उसकी मिठास या जो उसका नमकीन वो पानी होगा वो उसका कहीं हिस्से से लो सेम रहेगा। इसे कहते हैं समांगी, एक जैसी प्रावस्था है। और विषमांगी जब क्या होगा? अलग अलग हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। जैसे कि आपको नमक के अंदर चीनी मिला दी जाए, तो अब ऐसा थोड़ा ना हर जगह नमक और चीनी का अनुपात सेम रहेगा। कहीं पर नमक और चीनी की मात्रा ज्यादा मिली होगी, कहीं पर कम मिली होगी, तो वो किस प्रकार का बन जाएगा? या जैसे कि आपको बोला जाए पानी के अंदर तेल मिला दो, तो आपकी ऐसे तो होगा नहीं कि अब उसको जब आप डिजोल्व करोगे पानी के अंदर तेल घुलेगा, ज्यादा नहीं घुलेगा, वापिस से सेपरेट हो जाएगा, तो दो अलग अलग प्रावस्थाएं बन जाएगी, तो वो कैसा हो जाएगा? विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। इस टाइप के आपको क्या रखने हैं? डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी याद रखनी है सबके बारे में। एक लास्ट लेकिन इंपॉर्टेंट, वो है मोल। मोल, यहाँ पे मोल का मतलब भाव वाला मोल नहीं है, ठीक है? तो सबसे ज्यादा मोल ये शब्द किसने दिया? तो उस शब्द देने वाला केमिस्ट है, उसका नाम आपको पहले याद रखना है। ये ओस्टवाल्ड, इसका पूरा नाम है विलहेल्म ओस्टवाल्ड। विलहेल्म ओस्टवाल्ड। पहली बात, ये क्या बता रहा है? पदार्थ की पदार्थ की मात्रा का
SI मात्रक है ये मोल, ठीक है। तो अब ये काम क्या आएगा, तो इसके ऊपर ना एक क्वेश्चन आया हुआ है कि आपसे ना ये अभी जस्ट ही क्वेश्चन पूछा गया था कि क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किसका भार सबसे अधिक होगा। ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है स्कूल लेक्चरर में, ठीक है। क्या क्या दिए हुए थे, एक दिया हुआ था आपको CO2 के 2 मोल, एक दिया हुआ था आपको CaCO3 के 2 मोल, एक दिया हुआ है H2O के 10 मोल और एक दिया हुआ है आपको सुक्रोज, और उसने ब्रैकेट में सुक्रोज का सूत्र भी बता रखा है C12H22O11 के 0.2 मोल, और किसका भार सबसे अधिक होगा। अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि भार का जो सूत्र होगा ना वो ये होगा कि आप उसका क्या लिखो, द्रव्यमान लिखो, और उसको मोल से क्या कर दो, गुणा कर दो, आपको उसका भार मिल जाएगा। यानी जो आपका भार है, मास है, वो क्या आएगा, द्रव्यमान गुणा में मोल करना है, आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। बहुत ही आसान था। तो कल ही हमने किया था CO2 का होता है CO2 में कार्बन का 12 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का 32 होगा, तो ये बन जाएगा 44 ग्राम। तो इसका जब भार निकालोगे CO2 के लिए तो वो कितना आएगा, 44 इंटू 2 यानी 88 ग्राम आ जाएगा। पहली बात। दूसरा CaCO3 का हमने कल ही कैलकुलेट किया था, 100 आया था अगर आपको याद हो तो इसके भी 2 मोल दे रखे हैं, तो 100 इंटू 2 करोगे तो कितना बन जाएगा, 200 ग्राम बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का। H2O के कितने दे रखे हैं, 10 मोल दे रखे हैं। हाइड्रोजन एक का एक होता है तो 2 के 2 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, तो टोटल हो गया 18। तो 18 इंटू 10 करोगे तो ये बन जाएगा 180 ग्राम। ये किसका बनेगा, H2O का। ऐसे ही आपको C12H22O11 का निकालना है। तो एक कार्बन का 12 होता है और 12 कार्बन का 12 से गुणा करना होगा, 22 हाइड्रोजन को 1 से गुणा करना होगा, प्लस में 11 ऑक्सीजन को 16 से गुणा करना होगा, तो ये लगभग लगभग क्या 342 आएगा ये। और जब आप 342 को 0.2 से गुणा करोगे तो ये 68 या 69 से 68.4 ग्राम बनेगा। दिखने में बहुत ज्यादा दिख रहा था। तो सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, तो सबसे ज्यादा आपका कैल्शियम कार्बोनेट का 200 ग्राम आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाता। इस टाइप के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मोल के ऊपर देखने को मिलेंगे। बाकी मोल के बारे में बहुत कुछ है, वो उतना डिटेल में, क्योंकि हमें यहाँ पे जनरल साइंस कवर करनी है तो यहाँ पे हम कर नहीं रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको इसे अटेम्प्ट करना है ना। और अधिक जब अपने मोल क्या करेंगे, जब हम केमिस्ट्री के अंदर लेसन पढ़ेंगे, सब्जेक्ट केमिस्ट्री वाले जब कवर करेंगे इसी चैनल के ऊपर, वहां पे अपने मोल को पूरा डिटेल से करने वाले हैं। तो ये आपका पहला जो लेसन टॉपिक दिया हुआ था परमाणु और अणु नाम से, वो वाला हमने क्या किया है, कवर किया है। इसके ऊपर आपको जो भी क्वेश्चन जो कभी जो पुराने आए हुए हैं, तो जितने मैंने देखे थे 2015 तक के, उनमें आपको जिस टाइप के क्वेश्चन मिले हैं वो सारे इन 2 क्लासों के अंदर कवर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, और जैसे मैं ये आपको केमिस्ट्री वाला पोर्शन यहाँ तक कंप्लीट कराऊंगा तो उसके बाद में एक पूरे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और आए हुए हैं उन सब की एक क्लास अलग से कवर कर लेंगे। तो थैंक यू।